सो या कैसे हो तुम सब? वेल हेलो गाइस। तो सभी के हालचाल अच्छे होंगे जैसा मुझे लगता है। तो सारे ओताकू यहाँ है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है, और हाँ, मैं उसे परसों ही जाकर देख आया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो में। तो आज के दिन मैं उस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और ये रिव्यू मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, स्पॉइलर वाले पार्ट में और नॉन स्पॉइलर वाले पार्ट में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। पर उससे पहले अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फन कंटेंट क्रिएशन एनिमे पे लेके आता रहता हूँ। सो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नॉन स्पॉइलर वाला पार्ट है और उसके बाद स्पॉइलर वाला पार्ट है। लेकिन मैं नॉन स्पॉइलर वाला पार्ट शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, और वो है क्रंची रोल। क्रंची रोल क्या करा तुमने? मतलब भाई पॉपकॉर्न बकेट रिलीज कर देते यार, पॉपकॉर्न बकेट रिलीज कर देते। हर एक डीमन स्लेयर फैन या फिर हर एक बंदा जो इस मूवी को देखने जाने वाला था वो पॉपकॉर्न बकेट के लिए एक्साइटेड था। वो चाहता था कि पॉपकॉर्न बकेट इंडिया में रिलीज हो, तो कर देते ना। मतलब चाहे उतना वास्ट लेवल पे ना करते कि तुमने प्लास्टिक की पॉपकॉर्न बकेट्स बनाई और उनके ऊपर प्रिंट करा, पर कम से कम नॉर्मल पॉपकॉर्न बकेट्स के ऊपर, पेपर की पॉपकॉर्न बकेट्स के ऊपर, उन्हीं के ऊपर प्रिंट करवा देते, कुछ तो अच्छा लगता। क्रंची रोल मूवी की हाइप खराब कर दिया तुमने यार। पर प्लीज आने वाली दो मूवीज में कुछ कर देना ऐसा यार, जैसे आने वाली इन्फिनिटी कासल पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऐसा कुछ कर देना, ताकि फैंस की भी थोड़ी और हाइप बने और थोड़ा और खुश हो जाए फैंस। तो अब ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, जिससे मैंने क्रंची रोल से पूरी रिक्वेस्ट कर दी है, क्रंची रोल प्लीज कर देना प्लीज। तो अब इस पार्ट को हटा के अब हम नॉन स्पॉइलर वाले पार्ट पे चलते हैं, जिसमें मैं तुम्हें मूवी के रिव्यूज स्पॉइलर वाले पार्ट से नहीं, बिना स्पॉइलर के बताने वाला हूँ। और सर मैं तुम्हें स्पॉइलर में पूरी स्टोरी बताऊंगा, तो उसके लिए भी कंटिन्यू रहना जिस दिन को स्पॉइलर वाला पार्ट देखना है। तो सबसे पहले अगर हम नॉन स्पॉइलर वाले बात करें, तो अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोच रखी कि हमने मांगा पढ़ ली है पर हम मूवी देखने जा सकते हैं, पर हम मूवी देखने नहीं जाने वाले, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मेरे को स्टोरी तो पता है, पर मुझे इतनी अच्छे से नहीं पता था। मुझे बहुत ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा मान लो 1-2% रफली स्टोरी पता थी। खासकर वो अकाजा की बैक स्टोरी मुझे बहुत रफली पता थी, और मुझे लगता था कि मुझे उसको ज्यादा तो कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जब मैंने देखी, उसे मैंने वर्ड्स, इमोशन, साउंड्स में फील करा, आई वॉज ब्लोन आउट ऑफ माई माइंड। मुझे इतने गूज़बम्स आए थ्रू आउट द मूवी। 2 घंटे 35 मिनट की मूवी थी, और मुझे उसमें से कम 1-1.5 घंटे तो गूज़बम्स ही आ गए होंगे। और जो मूवी थी ना भाई, जो मूवी, अगर कोई देखने जा सकता है जरूर जाओ भाई, जरूर जाओ। और अगर कोई मूवी देख के आ चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि फ्लैशबैक्स बहुत ज्यादा खींच दिए, जबकि फ्लैशबैक इतना ज्यादा नहीं खींचने चाहिए थे, तो भाई तुम्हें मूवी ही नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि भाई फ्लैशबैक से ही हमें एक बंदे की स्टोरी पता चलती है। तुम कैसे जज करोगे उस बंदे को जबकि तुम्हें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता? तो हाँ, फ्लैशबैक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और जितना मुझे लगता है आगे आने वाली मूवी में फ्लैशबैक्स थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि इसी मूवी में हमारे तीन डीमंस के फ्लैशबैक दिखा दिए हैं, जिनमें से 2 डीमंस तो मर चुके हैं। वो कौन कौन है, फाइट कैसे हुई है, वो सब मैं तुम्हें स्पॉइलर वाले पार्ट में बताऊंगा। अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मूवी वॉज अ परफेक्ट डब्ल्यू, अ परफेक्ट मास्टरपीस। मूवी ऐसी थी कि तुम्हें, अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें उसे विटनेस करना चाहिए। और हाँ, मैं IMAX या फिर PVR में नहीं जा पाया था, बट अगर तुम्हें पॉसिबल हो तो 4DX IMAX में ही जाना। क्योंकि मैं इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे आसपास यहाँ कोई भी IMAX नहीं है। मतलब मेरी सिटी में ही कोई IMAX नहीं है भाई, मैं क्या करूँ, मेरी सिटी में कोई IMAX नहीं है। ऊपर से जो भी 4DX के शोज थे वो सारे बुक्ड थे, और जो थे वो लिटरल 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर थे, तो मैं नहीं जा पाया 4DX। तो मैं 2D में जापानीज में गया, और हाँ, मूवी एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और अगर तुम भी नहीं जा पाए 4DX में या फिर जापानीज में, तो प्लीज वेट मत करो टिकट्स खाली होने का, जल्दी चले जाओ, क्योंकि अगर ये मूवी हट गई तो तुम्हें पछतावा होने वाला है दोस्त। तो ठीक है, अब नॉन स्पॉइलर वाले पार्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी वॉज अ 10 on 10 भाई। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी रिलीज हो, क्योंकि मुझे लगता है पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे ज्यादा एनिमेशन वाइज भी अच्छा होने वाला है। और हाँ, शायद हमें और ज्यादा होलसम मोमेंट्स देखने को मिले। अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी वॉज एक्चुअली गुड। फ्लैशबैक्स खींचे जो अच्छा करा उन्होंने, और ऊपर से जो लोग ये मूवी देखने जा सकते हैं पर उन्होंने मांगा नहीं पड़ी है और वो सोच रहे कि हम नहीं जाएंगे, उन्हें ये मूवी जानी चाहिए, क्योंकि ये सोचना उनकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा नॉन स्पॉइलर वाला पार्ट खत्म होता है, और अब मैं शुरू करने वाला हूँ स्पॉइलर वाला पार्ट। ओके,
सो वी आर स्टार्टिंग द स्पॉइलर वाला पार्ट, और मैं इसी स्पॉइलर के रिलेटेड तुम्हें हर बार में कुछ ना कुछ क्लिप्स भी दिखाता रहूंगा। जो जो सीन में तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसी के साथ मैं उसकी छोटी मोटी क्लिप तुम्हें दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम जैसे ही मूवी में स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले दिखते हैं कि सारे हाशिरास सब एक साथ गिर रहे हैं इन्फिनिटी कासल के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अलग अलग हैं और कुछ लोग डुओ यानी दो लोगों के साथ गिर रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देखते हैं कि मित्सुरी और ओबनाई साथ में गिर रहे हैं, तांजीरो अलग गिर रहा है, जियो अलग गिर रहा है, सानेमी अलग गिर रहा है, और इनोसुके भी अलग गिर रहा है, जेनित्सु भी अलग ही गिर रहा है। शिनोबू का हमें गिरना इतना कुछ दिखाया नहीं जाता है। और हमने ये भी देखा कि ग्योमी और मोइचिरो एक दूसरे के साथ गिर रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों फॉल डाउन का सीन आता है तो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए गिरते हैं। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो एक्चुअली डीप में गिरने वाला है, लेकिन वहीं पे ग्यू उसे पकड़ लेता है, उसे कैचअप कर लेता है और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं शिनोबू का सीन जहाँ पे वो डोमा की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो डोमा की तरफ बढ़ती है वो देखती है कि डोमा कुछ लोगों को खा रहा होता है, और उसे इस बात से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है और वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कुछ देर तो शांत रहती है और डोमा से बात करती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बड़ी बहन की डेथ कैसे हुई थी। फिर शिनोबू ने उससे पूछा कि क्या मेरी बड़ी बहन की डेथ तुमने करी थी, और उसने उसे उसकी बड़ी बहन की कुछ डिटेल्स बताई। फिर डोमा ने बोला हाँ, मैंने ही तुम्हारी बड़ी बहन की डेथ करी थी और वो एक अच्छी लड़की थी एक्चुअल में। तो फिर उससे ये इतनी ज्यादा ट्रिगर हो जाती है कि ये शांत ही नहीं रख पाती खुद को, और एंड टाइम पर डोमा पे अटैक कर देती है। और फिर कुछ अटैक्स के बाद ये बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, और फिर हमें डोमा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि डोमा एक्चुअली एक राजा टाइप के पोस्ट पे था और बहुत ऊपर पोस्ट में था, और उसकी बहुत लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन लोग उससे पैराडाइज मांगते थे, जो कि उसे पता था नहीं होता, लेकिन सबको लगता था कि पैराडाइज होता है, और सब लोग उससे मांगते रहते थे पैराडाइज। इस वजह से डोमा को लगता था कि मैं इन लोगों से इतना इंटेलिजेंट और इतना छोटा हूँ कि मुझे पता है पैराडाइज नहीं है, और ये लोग इतने बड़े हैं फिर भी इनको ये लगता है पैराडाइज है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको मुक्ति दे देता हूँ। और उसका यही तरीका था कि वो डीमन बन के लोगों को खा के मुक्ति दे देता, जिससे ना उनको कोई पेन होता और ना उनको कोई दर्द सहना पड़ता, ना उनको पैराडाइज की जरूरत पड़ती। तो ये था डोमा का रीजन डीमन बनने का, और ये थी डोमा की पूरी बैक स्टोरी। इसके बाद जो शिनोबू घायल हुई थी उसके सामने उसकी सिस्टर की एक स्पिरिट आ जाती है, जो उसे मोटिवेट करती है और उसे खड़ा होने के लिए मजबूर करती है। और वहां पे शिनोबू 1-2 मिनट तक थोड़ी और अच्छी फाइट देती है, बट शी डिड नॉट लॉन्ग लास्ट, और वो नहीं रहती है। और हाँ, मुझे ये लगा था शुरू में कि शिनोबू थोड़ा एंड में जाके मरेगी, इतनी जल्दी शिनोबू नहीं मरने वाली। मुझे लगा था कि शिनोबू एंड के कुछ लास्ट के 20 to 50 मिनट्स में मरेगी, बट हाँ, शिनोबू की डेथ एक्चुअली काफी जल्दी हो गई। मतलब भाई इंटरवल तक को वेट कर लेते, इंटरवल में भी वेट नहीं करा, बहुत जल्दी डेथ कर दी शिनोबू की। कोई नहीं, तो ये वाला पार्ट खत्म होता है। फिर हम देखते हैं उसके बाद कि जहाँ पे डोमा था शिनोबू के मरने के बाद, वहां पे कनाओ आती है, और शिनोबू के मरने के बाद कनाओ का जो रिएक्शन था वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब जिन्होंने मूवी देखी है वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी भाई, जैसे ही शिनोबू मर जाती है तो जो शांत रहने वाली कनाओ थी वो हमेशा के लिए ऐसा लगता है कि हट चुकी है। वो इतना ज्यादा गुस्सा और इतना ज्यादा रेज में आ जाती है कि वो ऐसा स्क्रीम करती है कि कभी लगा ही नहीं कि वो कभी हमेशा शांत रहती थी या नहीं रहती थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये पार्ट यहीं खत्म हो गया है, और उसके बाद हम देखते हैं इनोसुके को, जहाँ इनोसुके डीमंस को ऐसे काट रहा है जैसे मम्मी सब्जी नहीं काटती, ऐसे ऐसे चला के वो ऐसे काट रहा है। जो सामने आ रहा है स्लैश, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो डीमंस को ऐसे काट रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, डीमंस हवा की तरह काट रहा है डीमंस को। और हमें बस इतना सा पार्ट दिखाया जाता है इनोसुके का। उसके बाद हमें सानेमी की ऑरा फार्मिंग दिखाई जाती है। तो ये कैसे हुई मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, सानेमी एक जगह बैठा होता है, उसके साइड में उसकी निचन कटाना पड़ी होती है, और जैसे उसकी निचन कटाना साइड में पड़ी होती है वो आंख बंद करके कुछ सोच रहा होता है, तभी एक डीमन उस पर साइड से अटैक करने वाला होता है। जैसे ही डीमन का पंच यहाँ आता है सानेमी के, वैसे ही सानेमी ऐसा गंदा अटैक करता है डीमन पर कि वो डीमन वहीं मिट जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर और डीमंस आते हैं और वो और डीमंस को काटता जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे डीमंस सारे हाशिरास डीमंस को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमें मेन पार्ट दिखाया जाता है जेनित्सु का, जिसमें जेनित्सु किसी को ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था जेनित्सु आया ही इन्फिनिटी कासल में किसी ना किसी पर्पस से था, किसी ना किसी को ढूंढने के लिए था। और एक्चुअली जेनित्सु की सीरियसनेस अलग ही लेवल पर थी भाई, अलग ही लेवल पर। उसके बाद हमने देखा कि जेनित्सु ने उस बंदे को, जिस बंदे को वो ढूंढ रहा था, उसने ढूंढ लिया है, और
वो बंदा जेनित्सु से मिलते ही बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी जेनित्सु, और एक क्रीपी सी प्यारी सी हंसी देता है। इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे की यानी काइगाकू की और जेनित्सु के बीच में कुछ बात हो रही है, और ये कह रहा है कि अब तुम, जेनित्सु कह रहा है कि अब तुम मेरे सीनियर नहीं हो काइगाकू। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी थोड़ी बहुत फाइट हुई है जिसमें इन्होंने एक दूसरे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया है। उसके बाद हम काइगाकू की बैक स्टोरी देखते हैं और हमें बैक स्टोरी में ये पता चलता है कि जहाँ जेनित्सु अपने ग्रैंडपा के यहाँ ट्रेनिंग करता था वहीं पे काइगाकू भी ट्रेनिंग करता था और वो उसका सीनियर था। और काइगाकू ऐसा था और जेनित्सु के बीच में ऐसा था कि काइगाकू ने सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म में मास्टरी कर रखी थी, और ये फॉर्म्स जो काइगाकू को आती थी वो जेनित्सु को नहीं आती थी। जेनित्सु को ओनली फर्स्ट फॉर्म आती थी और काइगाकू को फर्स्ट फॉर्म नहीं आती थी, यानी दोनों ऑल्टरनेट थे। जो फॉर्म काइगाकू को आती थी वो जेनित्सु को नहीं आती थी और जो जेनित्सु को आती थी वो काइगाकू को नहीं आती थी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये फ्लैशबैक खत्म होता है फिर दोनों की थोड़ी देर और फाइट होती है, और इसमें फ्लैशबैक में हम ये भी देखते हैं कि काइगाकू को ऐसा लगता है इस फ्लैशबैक के बाद कि उसे ग्रैंडपा यानी उसके मास्टर इग्नोर करते थे, इस वजह से वो जेनित्सु से और ग्रैंडपा मास्टर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है और जेनित्सु को बुरी तरह मार देता है। इसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि जेनित्सु कुछ देर तक बेहोश है, उसे भी कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो अचानक से जागता है और उसने एक नई फॉर्म अचीव कर ली थी। उसने अचीव नहीं, उसने एक नई फॉर्म बना ली थी जो थी 7th फॉर्म, जो कि भाई एग्जिस्ट भी नहीं करती, पर उसने 7th फॉर्म बनाई और उसने उसमें लड़ना चालू करा और उसके उस एक अटैक 7th फॉर्म के काइगाकू ढेर हो गया। और आई एम सॉरी मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, पर जिन्होंने वो सीन देखा है एनिमे का उन्हें पता है कि कितना प्यारा सीन था वो, लेकिन मैंने उसके जस्ट बाद की वीडियो बना ली जिसमें काइगाकू का गला कटा, ये देखो। सो आफ्टर दिस फाइट जेनित्सु काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ऑल्दो वो काइगाकू को डिफीट करने में सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो इस बात में बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। उसके ऊपर पूरे बर्निंग क्रैक्स आ गए होते हैं और इसके बाद उसे कुछ डीमन स्लेयर्स, और वो डीमन जो तमायो-सान के साथ था, उस लड़के का नाम मैं भूल गया पर तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो वो जो लड़का था तमायो-सान के साथ, वो और डीमन स्लेयर्स उसे ठीक करने के ट्राई करते हैं और बाकी डीमन स्लेयर्स ट्राई करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का बाकी डीमंस से। तो ये सीन पूरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्यू और तांजीरो का सीन, जिसमें ग्यू और तांजीरो भाग रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही ग्यू तांजीरो को पीछे होकर थोड़ा रुकने के लिए कह देता है और वहीं पे एंट्री होती है अकाजा की। और इस पॉइंट पर जो थिएटर वालों ने या फिर मूवी मेकर्स ने जो साउंड इफेक्ट और जो एनिमेशन लेवल दिया है ना भाई, मतलब तुम साउंड इफेक्ट बस फील कर सकते हो, मैं तुम्हें वर्ड्स में बता ही नहीं सकता कि उन्होंने किस लेवल का साउंड दिया था अकाजा की एंट्री पर। और वो एंट्री एक्चुअली गूज़बम्प मोमेंट था, एक्चुअल गूज़बम्प्स मोमेंट। ओके, तो जैसे ही ये पार्ट खत्म होता है फिर हम देखते हैं कि ग्यू और तांजीरो वर्सेस अकाजा की थोड़ी बहुत फाइट हो रही है और इस फाइट के बीच में एक टाइम पर एक बंदा लड़ रहा था। फिर एक टाइम पे आता है जब अकाजा बोलता है कि तांजीरो मुझे वीकलिंग्स पसंद नहीं है और अच्छी बात है तुम एक वीकलिंग नहीं हो, और ऐसा क्यों कहता है अकाजा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पर अकाजा ऐसा कहता है कि हाँ मुझे वीकलिंग्स पसंद नहीं है, इसलिए मुझे रेंगो को भी पसंद नहीं आया, लेकिन तुम एक्चुअली बिल्कुल वीकलिंग नहीं हो और तुम एक्चुअली अच्छे हो। तो इस बात से तांजीरो थोड़ा ट्रिगर हो जाता है और उसे थोड़ी और देर फाइट करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसी से तो लड़ रहा है अकाजा और उसमें बार बार स्विच कर रहे हैं तांजीरो और ग्यू में, क्योंकि दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और दोनों ही टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे ग्यू ने अपना हाशिरा मार्ग यहाँ पे अनलॉक कर लिया था, उस टाइम पे जो 1v1 करा ग्यू और अकाजा ने वो नेक्स्ट लेवल था भाई, नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उस टाइम पे तांजीरो की लड़ने की हालत नहीं थी और उन दोनों ने एक 1v1 करा और उस फाइट में ग्यू का कान डैमेज हो गया और वो अच्छे से नहीं लड़ पा रहा था, बहुत बुरी हालत में था। उस टाइम पे एंड टाइम पे तांजीरो जागता। सो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि तांजीरो इस सीन में जाग चुका था, लेकिन उसने सिर्फ जागा नहीं था। क्या हुआ था मैं तुम्हें एक्चुअल में बताता हूँ। तो इस टाइम पर अकाजा ग्यू को एक बहुत जोर का पंच करने वाला था, और जैसे ही उसने पंच करा तभी बहुत ज़्यादा खून निकला। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट कर आता है, भाई डी मछली के क्रिएटर्स हैं, प्लॉट ट्विस्ट तो होना ही है। तो प्लॉट ट्विस्ट ये था कि वो जो खून था वो ग्यू के पेट से नहीं निकला था, वो निकला था अकाजा के हाथ से, क्योंकि एंड टाइम पे जैसे तुम्हें पता है तांजीरो जाग गया था और उसने अकाजा का हाथ बीच से कट कर दिया था। और ये सीन अब देखना इसके बाद तांजीरो ने क्या एक्सप्रेशन दिया है अकाजा के सामने।
ओके, सो आफ्टर दिस सीन उन दोनों की थोड़ी और लड़ाई होती है और ग्यू थोड़ी देर साइड में खड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी लड़ने जितनी हालत थी ही नहीं। उसके बाद थोड़ी सी देर की फाइट के बाद तांजीरो भी बेहोश हो जाता है और उसे एक सर पे कट दे देता है। और फिर सर पे उसे कट देने के बाद अकाज़ा अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाता था और अपना सर होल्ड करके उसे वापस जोड़ने का ट्राई करता है। और वहीं पे फिर थोड़ी देर बाद ही तांजीरो बेहोश हो जाता है और वो तांजीरो को मारने जा ही रहा होता है क्योंकि उसने उसके सर के चीथड़े उड़ा दिए थे। उसका सर एक्चुअली में उड़ गया था अकाज़ा का एंड टाइम पे आते आते, तो इसीलिए वो उसे मारने जाने वाला होता है। लेकिन ग्यू उसे रोक लेता है कि तुम उसे मारने नहीं जा सकते। और फिर तांजीरो जागता है और उसका सर एक्चुअली प्रॉपरली काट देता है जिससे उसका सर रीजनरेट ही नहीं होता और उसका सर भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट नंबर 2, यहाँ पे अकाज़ा अपनी सिर्फ बॉडी से लड़ता है। उसका कोई सर नहीं था उसके पास, वो बस अपनी बॉडी से लड़ना चालू करता है। और उस टाइम पर दोनों की हालत पतली हो चुकी थी, दोनों बिल्कुल नहीं लड़ पा रहे थे। एंड टाइम पे तांजीरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखा और समझा कि वो कैसे लड़ सकता है अकाज़ा से। उस टाइम पर ही उसने उसका सर काटा था। उसके बाद सर काटने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे कि वो लड़ना शुरू कर चुका है अकाज़ा और अब दोनों को उसे हराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम देखते हैं अकाज़ा का फ्लैशबैक। इस फ्लैशबैक में हमें इतना दिखाया जाता है कि जब भी फ्लैशबैक का टाइम था उस टाइम पे हमने देखा कि अकाज़ा के जो डैड थे वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे, उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी लेकिन समाज में कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो अकाज़ा को चोरी करनी पड़ी मजबूरी, जिस वजह से उसे बहुत मार पड़ती थी उसकी विलेज में। और इस मार पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था सबसे, लेकिन उसने कभी आज तक हार नहीं मानी। फिर एक टाइम पे जब वो घर लौटा तो उसके डैड ने आत्महत्या कर ली और उसको ये लगा कि ये आत्महत्या उसके डैड ने समुराई के डर से करी है। तो वो गया और समुराई को जिन्होंने हाथ में तलवारें पकड़ रखी थी उनको अपने हाथों से ही हरा दिया, ओनली उसकी फिस्ट की पावर से। उसके बाद वो गांव से निकल के कहीं चला गया, उसको उसके मास्टर मिले जो डोजो के मास्टर थे और फिर उन्होंने उसे काम पे रखा जहाँ पे उन्होंने उसे डोजो सिखाया और उन्होंने उससे अपना घर का काम करवाया और अपनी बेटी की सेवा भी कराई। और जैसे ही अकाज़ा उनकी बेटी से मिला अकाज़ा चौंकना रह गया क्योंकि उनकी बेटी इतनी शांत और अच्छी स्वभाव की थी कि वो उसके साथ भी अच्छा ही पेश करता था। और उन दोनों की बात धीरे धीरे करके आगे होने लगी क्योंकि धीरे धीरे उन दोनों का इंटरेक्शन बढ़ने लगा। और एक टाइम पे अकाज़ा ने बोला कि एक काम करेंगे, हम कभी ना कभी फायरवर्क देख के आएंगे, या तो इस साल या फिर शायद अगले साल या फिर उसके अगले साल। लेकिन वो थोड़ी कमज़ोर दिल की थी तो उसी टाइम पे रोने लगी और उसने कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, कुछ 1-2 साल बाद जब अकाज़ा 18 का हो गया था तब वो लोग बाहर जाते हैं फायरवर्क्स का शो देखने और वहाँ पे एक होलसम मोमेंट होता है जिसमें वो लड़कियों से बोलती है कि अकाज़ा मुझे तो नहीं लगा था कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन तुमने मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया और तुम्हारी वजह से मैं बच गई, तो क्या तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनोगे। और बहुत ज़्यादा होलसम मोमेंट होता है। अकाज़ा भी इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। फिर बाद में डोजो का सर, उसका मास्टर आगे से उसे खुद से पूछता है कि अकाज़ा मैं अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे डोजो को और मेरी बेटी को टेक ओवर करोगे। अकाज़ा उस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। और फिर जैसे ही वो बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो आता है तो वो देखता है कि उसकी होने वाली वाइफ और उसके मास्टर दोनों मरे हुए हैं क्योंकि किसी ने पानी में जहर मिला दिया था। और ये वो समझ जाता है कि ये पुराने डोजो वाले लोगों का काम ही है जिसके बारे में उसे उसके मास्टर ने बताया था। तो वो जाता है वहाँ पे, उन सबको 15-20 लोगों को वो सिर्फ फिस्ट से ही मार देता है, जबकि उन लोगों के पास गन भी थी और वेपन्स भी थे, पर उसने सिर्फ फिस्ट का यूज़ करके उन लोगों को मार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने आता है मुजान जो उसे डीमन बनने का ऑफर करता है, वो भी ज़बरदस्ती, और उसे कहता है कि अगर तुम डीमन बन गए तो जिन भी लोगों को तुमने चाहा था मैं उन्हें एक नई ज़िंदगी दूंगा। वो मान जाता है और उसे ये चीज़ याद आती है मुजान की। लेकिन फिर उसके चाहने वाले उससे कहते हैं कि तुमने अब बहुत कर दिया है, तुम्हारा अब बहुत हो गया है, अब तुम हमारे साथ आ सकते हो, अब तुमने अपना फुल पोटेंशियल दे दिया है। फिर भी उसके सपनों में आके मुजान उसे बार बार फोर्स कर रहा होता है कि नहीं लड़ो, तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है या नहीं। लेकिन हाँ, वो एंड टाइम पे बात मान जाता है और खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें अकाज़ा देखने को नहीं मिलता है। और इस टाइम पर तांजीरो और ग्यू के भी होश उड़े हुए थे क्योंकि अगर अकाज़ा चाहता तो सारे हाशिरास को अकेले ही मार सकता था, शायद सिवाय ग्योमी के, लेकिन वो सारे हाशिरास को अकेले मार सकता था क्योंकि उसको ऐसा था कि जब तक वो खुद मरना नहीं चाहता तब तक वो मरा नहीं भाई। बल्कि जब वो खुद मरना भी चाहता था ना तो भी उसकी बॉडी थोड़ी देर तक तो रीजनरेट हुई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कैसे ना कैसे करके मार दिया और उसने उस फाइट पे गिव अप कर दिया।
और वैसे ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। आगे इतना कुछ हमें नहीं दिखाया गया। अब हमें सीधा पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। हमें बस इतना दिखाया गया कि कोकोशीबो को और डोमा को प्रेजेंस फील होती है कि आकाज़ा ने अपने आप को मार दिया है। और कोकोशीबो का हमें ज़्यादा कोई सीन नहीं दिखाया जाता है पूरी मूवी में, लेकिन जो एंड में जो सीन दिखाया जाता है ना, इसमें इतना शांत कोकोशीबो और इतने आराम से जो वो बोल रहा था ना भाई, मतलब उसने इस कामनेस में जो लेवल की ऑरा फार्मिंग करी है ना भाई, वो सारे मूवी देखने वाले ही समझ सकते हैं। क्योंकि उसे इस टाइम पे ऐसा साउंड ट्रैक दिया गया था, एक आराम से बोलने की टोन दी गई थी, जिसने उस सीन को और भी ज़्यादा एपिक बनाया। तो हमने इस सीन में बस इतना सा देखा कि सारे डीमंस को, अपर रैंक डीमंस को उसके मरने की प्रेजेंस फील हो चुकी है। सबको पता है कि वो मर गया है और अब सबको खुद ही टेक ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है और इस मूवी में हमने तीन डीमंस की बैक स्टोरी देखी, जिसमें था डोमा, काइगाकू और एक था अकाज़ा। और 2 डीमंस मर गए, जिसमें एक था काइगाकू और दूसरा था अकाज़ा। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं तुम्हें कुछ मेन पार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया था कि ऐसा कोई मेन पार्ट भी होगा, बट हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पता है क्या, अगर तुम ये मूवी देखने जाने वाले हो ना, तो प्लीज़ इंतज़ार में मत बैठो कि टिकट सस्ती होंगी, क्योंकि अगर टिकट हाथ से निकल गई ना तो तुम लिटरल रोगे। क्योंकि भाई ये जिस लेवल की मूवी है ना, आई जस्ट लव्ड इट भाई। और अगर हो सके प्लीज़ इसे आईमैक्स में और 4DX में ही देखना। मैं नहीं देख पाया, मैंने देखी जापानीज़ में, वो भी आईनॉक्स में, और वो भी मैंने 2D में देखी। पर प्लीज़ अगर तुम्हारे आसपास हो तो प्लीज़ इसे जाके आईमैक्स में ही देखना और 4DX में ही देखना। मैं मानता हूँ टिकट आईमैक्स ही कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी होती है, पर हो सके तो प्लीज़ आईमैक्स में ही देखना, क्योंकि आईमैक्स तुम्हें जो कंफर्टेबिलिटी और पार्ट प्रोवाइड करेगा ना, वो तुम्हें शायद कोई और थिएटर प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देखने जा सकते हो पर तुम नहीं जा रहे हो क्योंकि तुमने महंगा पड़ लिया है, तो बहुत बड़ी गधाबंदी कर रहे हो तुम भाई। जाओ मूवी देखने जाओ भाई, यही चीज़ है जो एक्सपीरियंस करने वाली है, यही चीज़ है जो तुम्हें विटनेस करवा सकती है मूवी। तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि हाँ तुमने महंगा पढ़ लिया तो मूवी में ऐसा कुछ है नहीं, बट भाई जब तुम मूवी देखने जाओगे ना, तुम्हारी लिटरल रोने वाली हालत हो जाएगी, रोने वाली। मेरी भी रोने जैसी थोड़ी हालत हो गई थी, ऑल्दो मैंने खुद कंट्रोल कर लिया था और एक ड्रॉप भी नहीं बहाया था, बट हाँ मेरी रोने जैसी हालत हो गई थी। तो भाई प्लीज़ इस मूवी को देखने जाओ, और जो लोग मूवी को देख के आ चुके हैं, मुझे तुम्हारा एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। और हाँ, मैं वापस कहता हूँ, प्लीज़ इस मूवी को देखने जाओ, अगर तुम जा सकते हो बिल्कुल भी मत रुको, और खासकर आईमैक्स में या 4DX में ही जाना। तो वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो की यहाँ पे एंडिंग है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में। और वापस बोलता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा मूवी का कैसा एक्सपीरियंस था। बाय।